रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। आगे की कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की कहानी जो है इसे लिखने वाली है विभा चंद्रा जी, जो हिंदी में एमए है और शिक्षण क्षेत्र से ये जुड़ी हुई है। बीएड किया था इन्होंने 1989 में। 2016 में ये सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ओबरा में आप शिक्षिका रही। उसके बाद आप लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर आई में और उसके बाद सेंट पीटर्स कॉन्वेंट अलीगंज लखनऊ में आप शिक्षिका रही। आपकी कृतियों का प्रकाशन जो है, आपकी कृति प्रकाशन के साथ पुस्तक लेखन शुरू हुआ है आपके कृति प्रकाशन के साथ, और आकाशवाणी से अनेक कहानियां इस सप्ताह का प्रसारण और परिचर्चाओं में आपने भाग लिया है। ये है विभा चंद्रा और इनकी कहानी के बारे में क्या कहूँ, कुछ मन में आया ऐसा तो लिखा। यादों के एक किवाड़ को खोला, बर्फ की गोली चुस्की खोला। यादों के एक किवाड़ को खोला, बर्फ की गोली चुस्की खोला। सुई धागा हाथ दादी का पुरानी बैंड का सुइया छोड़ा। नानी दादी और कहानी बोझिल बल के दाद की रानी। कछुए को खरगोश का हुआ, कछुए को खरगोश का हुआ, बंदा भगत बना है कौवा। राजा रानी, परी और राक्षस, रंगा सियार और ऑक्टोपस। जी हाँ, यही कहानी का शीर्षक है ऑक्टोपस। अब ये ऑक्टोपस कौन सा ऑक्टोपस है, कितने गहरे सागर में बैठने से ऑक्टोपस मिलेगा, क्या सागर में जाना है या मन के किसी विचार की तरफ जाना है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये कहानी विभा चंद्रा लिखित ऑक्टोपस। हेलो, हाँ शाली, बोलो। हाँ हाँ हाँ, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं आज कोई मिलने आ रहा है। हाँ, सेकेंड हाफ में मीटिंग रख लो। ठीक है, जैसा हो मुझे बता दो। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, तुम डिसाइड करके मुझे कॉल कर देना। चलो, ओके, बाय बाय। नमस्कार, मैं अनीता शुक्ला। कहानी ऑक्टोपस, लेखिका विभा चंद्रा। आज जो मुझसे मिलने आ रहा है वो मुझे 16 वर्ष पहले मिला था, जब एक विवाह समारोह में भीड़ भाड़ से निकलकर एक 14 वर्ष के सांवले सलोने किशोर ने अचानक से मेरे पैर छूकर हाथ जोड़े तो मैं उसका चेहरा देखकर मुग्ध हो गई। चेहरे से अधिक प्रभावित किया था उसके संस्कार ने। जहां आजकल बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो में अपनी शान समझते हैं, वहीं ये बच्चा निसंकोच मेरे पैर छू रहा था। ये देखकर मैं भाव विभोर हो गई। साथ ही उसे ना पहचान पाने का अपराध बोध भी मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था, जिसे देखते ही उसने स्वयं मेरी दुविधा दूर की और कहा, मैं राजकीय विद्या मंदिर में कक्षा 8 का छात्र हूँ। आपने मुझे पिछले वर्ष तक पढ़ाया है। इतना सुनते ही मेरे मस्तिष्क में सब कुछ घूम गया। एक दिन ये बच्चा मेरे पास आया और आकर कहने लगा, मैं अपनी भाषा सुधारना चाहता हूँ। घर वाले करियर बनाने के लिए कंप्यूटर, मैथ, साइंस पढ़ने पर ही जोर देते हैं। एक्चुअली दूसरे प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा होने के कारण
उसकी हिंदी भाषा में पकड़ कमजोर थी, परंतु अन्य विषयों में वो बहुत अच्छे अंक लाता था। उसकी स्पष्टवादिता, सौम्यता एवं भाषा प्रेम देखकर मैंने उसकी यथाशक्ति सहायता की। इस बीच हम दोनों के बीच अपनत्व का रिश्ता प्रगाढ़ हो गया था। वो मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हो गया था। उस विद्यालय को छोड़े मुझे 1 वर्ष हो चुका था, इसलिए अचानक से उसे पहचान न सकी। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, पढ़ाई के विषय में पूछा और वो पुनः विवाह की रौनक में मस्त हो गया था। आज अचानक 16 वर्ष के पश्चात एक 30 वर्ष का अर्धविक्षिप्त सा व्यक्ति अस्त व्यस्त कपड़ों में परेशान सा भीड़ भरे बाजार में अचानक से मेरे पैर की ओर झुका तो मैं घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। सत्य तो यह है कि नित्य प्रति होने वाली घटनाओं को पढ़ते सुनते मैं कुछ अतिरिक्त सावधानी रखती हूँ। विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मन में एक भय सा समाया रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अघटित ना हो जाए। ऐसे में एक अनजान व्यक्ति का पैर छूना मुझे आतंकित कर गया था, जिसे देखते ही उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मैम, आपने मुझे पहचाना नहीं? तो आवाज का सूत्र था, वही चीर परिचित भोला चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जहन में छाप छोड़ जाते हैं। मैं सदैव बच्चों के भोलेपन, सौम्यता एवं विनम्रता से प्रभावित होती रही हूँ। साथ ही अगर पढ़ाई में अच्छे अंक लाते हो तो सोने पर सुहागा, किंतु पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त कर अभिमान दर्शाने वाले अकड़ू बच्चे मुझे कभी याद नहीं रहे। अतः मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, किंतु उसकी हालत देखकर हतप्रभ थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही भोला भाला सौम्य संस्कारी परिश्रमी छात्र है। मन में प्रश्नों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। प्रश्नों की बौछार होने को बेचैन हो रहे थे। उत्सुकता और दुख दोनों हृदय मत रहे थे। भीगी पलकों को छुपाते मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, माफ करना बेटे, काफी सालों बाद मैंने तुम्हें देखा, इसलिए पहचान नहीं सकी। लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम यहाँ कैसे हो? काफी बदल गए हो। कहाँ काम करते हो? परिवार में कौन कौन है? शादी वादी तो हो गई होगी। मैंने उत्सुकता में कई सारे प्रश्न एक साथ कर लिए थे। उसने मासूमियत भरे अंदाज में कहा, मैम, मैं आपको भूला ही कहा था जो पहचानने में समय लगता। अध्यापिका के रूप में मैं आपको सदैव अपनी प्रेरणा के रूप में स्मरण करता रहा हूँ। हर कठिन समय में आपके शब्दों ने मुझे शक्ति दी है। आप नहीं जानती कि भाषा का ज्ञान देते देते आपने मुझे समस्याओं से जूझने और उसका हल ढूंढने का भी मूल मंत्र दे दिया था। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपके साथ बैठकर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूँ। साथ ही आपके अपनत्व की छाया से इस बीच के समय की तपन को भी शीतल करना चाहता हूँ। अपनत्व की छाया से बीच के समय की तपन को भी शीतल करना चाहता हूँ। अरे वाह, भाषा तो बहुत अच्छी हो गई है तुम्हारी। मैंने खुशी से उससे कहा, अच्छी हिंदी बोलने लगे हो। एक काम करो, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाओ। मेरा घर याद है ना तुम्हें? अपने मंदिर को कैसे भूल सकता हूं मैं। और वो ये कहकर पुनः उसने मेरे पैर छुए और चला गया।
मगर जाते हुए उसके चेहरे के भावों पर मुझे आशा और संतुष्टि दिखाई दी। संतुष्टि इस बात की कि शायद उसे उसके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और मेरे द्वारा किए गए उन सभी प्रश्नों के उत्तर वो मुझे दे देगा। दस बजने में 1 मिनट बाकी है। आज की सुबह मेरे लिए स्पेशल होने वाली है। रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर आज कुछ अलग होने वाला है। कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन कुछ तो अलग होगा। जहां तक मैं उसे जानती हूं वो टाइम का पंक्चुअल है। मैं सही थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ, आ जाओ। आओ। मैम। हाँ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आ जाओ, इधर बैठो। बैठो भी। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई। नहीं, रहने दीजिए। चाय बन गई है, इसी बहाने मैं भी तुम्हारे साथ चाय पी लूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम आज भी टाइम के पंक्चुअल हो। मैम, आप ही ने तो सिखाया था कि जीवन में अगर सफल होना है तो समय की कदर करना बहुत जरूरी है। ये लो चाय। थैंक यू। और बताओ, कैसी चल रही है जिंदगी? मैं आपके जाने के बाद मैं अचानक अपने आप को अनाथ महसूस करने लगा। आप जब तक थी मैं अपनी हर समस्या निसंकोच आपके सामने रख देता था और तर्क वितर्क करके हल तक पहुंच जाता था। आपसे खूब बहस भी करता था। इसीलिए किशोरावस्था में मुझे कभी कोई तनाव नहीं आया। हिंदी बोलने की समस्या आपने दूर कर ही दी थी। अन्य किसी विषय में कोई कठिनाई नहीं थी। अतः कक्षा में सभी का आदर्श था। सभी शिक्षकों के स्नेह का पात्र। घर परिवार हर जगह प्रशंसा मिलती। सदा उत्साह और उमंग से भरा रहता था। पर आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। आपको याद करके जब कभी भी मन उदास होता तो मिलना चाहता और आपके स्मरण मात्र से मन प्रफुल्लित हो जाता। मैम, मैं आपको पूरी बात सच सच बताना चाहता हूं। हालांकि जानता हूं कि ये बातें गलत है, पर पता नहीं क्यों जो बात मैं अपनी मां से नहीं कह पाया वो मैं आपसे कैसे बता दूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए मां समान है। वो भी ऐसी मां जो कि बड़े भाई, पिता, बहन, साथी हर रूप में मेरी शुभचिंतक। हमारे घर के पड़ोस में पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। पति किसी ऊंचे पद पर थे और अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहते थे। पत्नी विद्यालय में पढ़ाती थी और अकेले समय व्यतीत करती थी। एक दिन मुझे बाहर खेलते देखा तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बात करने लगी। ये जानकर कि मैं कक्षा 10 में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा, अगर किसी विषय में कोई प्रॉब्लम आया तो मेरे पास निसंकोच आ जाना। मैं तो स्कूल के बाद खाली रहती हूँ, तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा ही लगे। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनका सौम्य स्वभाव,
एवं सहायता की भावना ने मुझे उनमें आदर्श शिक्षिका का रूप दिखाया। और 2-4 दिन बाद मैं अपनी गणित की समस्या लेकर उनके पास जा पहुंचा। उन्होंने बड़े प्यार से बैठाया, सवाल समझाए और अपने हाथ के बने गरम गरम पकौड़े भी खिलाए। मना करने पर कहने लगी, देखो मैं तो दिन भर अकेली ही रहती हूँ, तुम्हारे साथ मैंने भी खाए, अन्यथा अकेले के लिए कौन इतना तामझाम करे। आते रहा करो, मेरा भी समय अच्छा बीत गया और तुम्हारी पढ़ाई भी हो। उस दिन मैं प्रणाम करके अपने घर वापस आ गया। उसके पश्चात लगभग नित्य का आना जाना शुरू हो। ना जाता तो वो कुछ ना कुछ बनाकर आवाज दे लेती। 1-2 बार मां ने भी मना किया। फिर देखा कि वो मुझे पढ़ाती हैं तो उनको लगा कि ठीक है, पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो रहा, शायद अकेली रहती हैं इसलिए बुला लेती, तो उन्होंने भी मना करना बंद कर दिया। अब प्रतिदिन सायकाल खेलने के पश्चात मैं अपना बैग लेकर उनके ही घर जा बैठता, वो ही पढ़ता। वो कुछ ना कुछ बनाकर खाने को भी देती, बात करती जाती और पढ़ाई से संबंधित समस्या भी सुलझा देती। मां निश्चिंत। एक शाम जब जब मैं वहां पहुंचा तो गर्मी की शाम थी। आंटी नहाकर निकली थी तथा काफी खुली सी ड्रेस पहन रखी थी। मैं वही रुक गया। मुझे लगा कि आंटी अभी कपड़े बदलने जा रही है, किंतु उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मुझसे कहा कि अरे गर्मी बहुत है, अभी नहाकर आई हूं, यही अंदर एसी चलाकर बैठते हैं, तुम यहीं पढ़ाई करो। मैं उनके पलंग पर ही अपने कॉपी किताब फैलाकर बैठ गया तथा वो मेरी बगल में ही पत्रिका लेकर लेट गई। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त था कि अचानक उन्होंने मुझसे कहा, देखो देखो कितनी सुंदर फोटो है, तुमने कभी देखी है? उत्सुकतावश मैंने पत्रिका पर नजर डाली तो बड़ा अजीब सा अनुभव। समवयस्क मित्रों संग किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों पर बात होती थी तथा चित्र देखकर लगा कि यह देखना गलत है, किंतु आंटी ने मुझे अपने साथ लिया और पत्रिका के चित्र दिखाने लगे। मैं बड़ा असहज अनुभव कर रहा था, किंतु मन में चित्रों के प्रति उत्सुकता भी थी, अतः चुपचाप देखता जा रहा था। तभी गेट से मां की आवाज आई। वो मुझे बुला रही थी। मैं बिना बोले उठा, पुस्तक उठाई और अपने घर वापस आ गया। उस दिन मुझ में एक अजब सा परिवर्तन है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कभी लगता कि मां को बताऊं, कभी लगता मां को नहीं बताना चाहिए, गुस्सा करेंगी, डांटेंगी, वहां जाना बंद करवा देगी। पत्रिका के चित्र मुझे खींच रहे थे। बड़ी दुविधा की स्थिति थी। सही गलत मैं तय नहीं कर पा रहा था। आंटी के घर जाऊं ना जाऊं, क्या करूं? आपकी याद आती थी। आप होती तो आपसे खुलकर पूछ पाता। सोचते विचारते पता नहीं कब नींद आ गई। अगले दिन समय पर उठा, सारे काम किए, लेकिन मन में लगातार उलझन बनी हुई थी। शाम को घर लौटा तो सोचा कुछ तो गलत था, आज आंटी के घर नहीं जाऊंगा। ये सोचकर मन हल्का हो आया कि तभी मां ने कहा, सुन ये सब्जी बनाई, आज जाना ना तो आंटी के लिए सब्जी लेते जाना। तेरा कितना ख्याल रखती है, शायद अकेली रहती है इसलिए तुझ पर अपना सारा प्यार उड़ेल देती है।
जाना तो ये डिब्बा लेते जाना, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। क्या करता मैं क्या कहता? मां से ना जाने का कारण भी नहीं बता सकता था। सोचा थोड़ी देर अपना होमवर्क करूंगा, वही रुकूंगा और चला आऊंगा, ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। पर गया तो आंटी ने प्यार से गले लगा लिया। बोली कि इतने उदास क्यों हो, कोई समस्या है क्या? अच्छा चल आज को छोड़, आज को हटा, हम दोनों ना मिलकर मूवी देखते हैं। हाँ तेरा मन भी बहल जाएगा। मूवी का नाम सुनकर मेरे मन में लालच आ गया। मेरे घर पर टीवी नहीं थी, तो सोचा चलो देख लेते हैं। होमवर्क भी थोड़ा है, घर पे कर लूंगा, ये सोचकर मैं उनके बेडरूम में जा बैठा। आंटी ने सीढ़ी डाली और मेरे बगल में आके बैठ गई। उन्होंने प्यार से मुझे अपने पास बैठाया, मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। मात्र तो प्यार पा मैं स्वयं को धिक्कारने लगा कि मैंने व्यर्थ ही आंटी के विषय में गलत सोचा। मैं उनके वात्सल्य का आनंद ले ही रहा था कि तभी उन्होंने रिमोट का बटन दबाया। रिमोट का बटन दबा दिया। टीवी पर चित्र भरने लगे। ऐसे दृश्य तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। स्त्री पुरुष की ऐसी चेष्टाएं जिन्हें देख आंखें झुकी जा रही थी और चोरी चोरी उठ भी रही थी। समवयस्क मित्रों के साथ होने वाली बातों से कुछ तो अधकचरा ज्ञान था, पर यह सब साक्षात मुझे नहीं पता कि मुझे वो सब अच्छा लग रहा था या बुरा। मैं वहां से निकल जाना चाहता था, पर कोई अदृश्य शक्ति मुझे उठने भी नहीं दे रही थी। मेरे शरीर पर आंटी के घूमते हाथ मुझे अवश किए दे रहे थे। उसके बाद जो हुआ उसने मेरा जीवन ही बदल दिया। उन्होंने अपने मन मुताबिक मुझसे सब कुछ करवाया, मुझे किशोर से युवा बना दिया। पुस्तकों का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मुझे स्त्री पुरुष के संबंधों का भी पाठ पढ़ा दिया। मैं अवाक सा पढ़ा, दिमाग शून्य हो गया। फिर उन्होंने कब गर्म कॉफी पिलाई, मुझे घर भेजा, मैं नहीं जानता। ऐसे कांपते हुए मैं अपने घर वापस आ गया, सीधा अपने कमरे में चला गया। मां के बुलाने पर कह दिया भूख नहीं। उन्होंने सोचा आंटी ने खिला दिया होगा तो वापस नहीं बुलाया। सारी रात जागता रहा। अंततः प्रातः होते समय किशोरावस्था के प्रथम अनुभव की विजयी आज मैं पश्चाताप करता हूं कि मैंने क्यों नहीं मां को बताया होता तो यूं घुट घुट कर नहीं जी रहा होता। लेकिन क्या करूं, प्रतिदिन मंत्रपूत धागे से खिंचा मैं ना चाहते हुए भी विवश सा निश्चित समय पर उनके घर पहुंच जाता। वो मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाते। उनके इस रोज रोज के प्यार से मैं उबने लगा था।
स्वयं से घृणा होती थी, सदैव एक अपराध बोध से घिरा रहता था, धिक्कारता था अपने आप। अच्छा यही था कि मैंने अपने पढ़ाई से अपना मन नहीं उठाया था। वही एक ऐसा काम था कि जिसमें डूबकर मैं सब कुछ भूल जाता था। अधिकांश समय पढ़ाई में ही व्यतीत करता। सायकाल यंत्रवत्ता आंटी के घर ही चला जाता। इस बीच 2 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा तथा इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में मेरा चयन हो गया। आज आपके सम्मुख में स्वीकार करता हूं, मुझे चुने जाने से अधिक प्रसन्नता थी इस वातावरण से दूर जाने की। नियत तिथि पर मैं दूसरे शहर स्थित कॉलेज आ गया। आते समय आंटी बहुत रोई, रोकने का प्रयास भी किया। मुझे समझाया कि अगले वर्ष पुनः परीक्षा दूं और अच्छा विद्यालय मिलेगा। मेरे घर के लोग उनके स्नेह से अभिभूत थे। सच्चाई केवल मैं जानता था। भाग जाना चाहता था इस नरक से। कॉलेज ज्वाइन करने के पश्चात घर आने से डरता था। आंटी का बार बार कॉल आता था, फोन करती थी, घर आने का आग्रह करती थी। फोन न उठाने पर सब कुछ बता देने का भय भी दिखाती थी। किंतु मैं परिपक्व हो चुका था, जानता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। धीरे धीरे नए वातावरण में ढलने लगा। कभी कभार घर जाता तो अधिक समय अपने घर वालों के साथ ही बिताता। आंटी को अकेले मिलने का मौका ही नहीं देता था। कॉलेज में छात्राओं से बात करते घबराता था। मन में बैठा भय मुझे महिला मित्रों के साथ स्वाभाविक नहीं रहने देता था। मेरे मित्र मेरा मजाक बनाते थे, तरह तरह के उपनाम देकर लज्जित करते थे, किंतु मैं स्वयं पर नियंत्रण रखता। जैसे तैसे इंजीनियरिंग पूरी हुई और मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। मैंने स्वयं को काम में छोड़ा। बहुत हल्का अनुभव हो रहा है, बहुत हल्का। उसकी आंखों से बहती अविरल धारा को मैंने पोंछा। उसकी पीठ थपथपाई। वो मुस्कुराया तो मेरी आंखों के सामने वही भोला सा प्यारा किशोर जाग उठा था। उसे अपनी अंदर की ग्लानि से छुटकारा मिल गया था। फिर वो चला गया, पर अक्सर मुझसे मिलने आता रहा। ये उसी की शादी का कार्ड है।
उसके लिए मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या हमारे समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने सुख की खातिर किसी दूसरे का बचपन बर्बाद कर देती हैं? क्या वो सजा की भागीदार नहीं? क्या कोई महिला, कोई शिक्षिका, कोई पत्नी इतना लज्जाजनक व्यवहार करके स्वाभाविक जीवन जी सकती है? लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे विद्यार्थी ने खुद को ऑक्टोपस की पकड़ से छुड़ा लिया है। और आदर्श शिक्षिका के रूप में की अनीता शुक्ला जी और ऑक्टोपस की कैद से खुद को बखूबी छुड़ाते हुए शुभम कुमार दुबे। और इस समय मैं आज के सभी कलाकारों का मैं उनको निमंत्रण भेजती हूँ कि वो एक बार फिर से यहाँ पर मंच पर आ जाएं। जब तक ये कलाकार आ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग जाने के लिए तैयार हैं, मुझे मालूम है कि वक्त ऐसा हो रहा है कि आपके घर जाना है। आपके जितने भी सुझाव है, क्योंकि मंच की समिति का ये 17 दिन 50 कहानियों का सिलसिला अब काफी पुराना हो रहा है, बहुत जल्दी ये अपने अंजाम की तरफ पहुंचने वाला है। तो आपके कोई भी सुझाव है कहानियों को लेकर, मंचन को लेकर, उनके क्रिएटिव एस्पेक्ट पर कोई आपकी टिप्पणी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी, आप खुले मन से अपने विचारों को सुझाव पेटी में रख सकते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बात होती है कि फीडबैक की हमें आवश्यकता होती है, तो इस फीडबैक का हम सम्मान करेंगे। तो आप सुझाव पेटी में अपने सुझाव जरूर से दें। मैं सारे कलाकारों को बुलाना चाहूंगी इस समय मंच पर। संध्या दी प्रस्तुति की आ चुकी है, ज्योति सिंह आ चुकी है, मिनी दीक्षित, सोम गांगुली, यस मैम वैष्णवी भाटिया जी आ चुकी है, अनिता शुक्ला जी और शुभम कुमार दुबे पहले से मौजूद है। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी प्रकाश परिकल्पना के लिए जिनका हाथ था गोपाल सिन्हा जी, प्रकाश संचालन मनीष सैनी, संगीत संकलन एवं संचालन अभिजीत पांडे, संगीत संकलन सहायक शुभम कुमार दुबे, मुख्य सज्जा शहीद अहमद एवं सचिव। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं। सेट निर्माण जामिया शकील एवं ब्रदर्स, सेट कार्यप्रभारी शुभम कुमार दुबे, प्रचार प्रसार मीडिया अनुराग अवस्थी, प्रचार प्रसार सोशल मीडिया अमरीश बॉबी, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अनुराग शिवा, प्रस्तुति नियंत्रक भानु प्रकाश पांडे जी, सामान्य व्यवस्था राजेश मिश्रा एवं अभय नागर जी, मंच सज्जा रंगा परिवार एवं समारोह शीर्षक गीत, इसके लेखक अमरीश बॉबी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दो ऐसे लोग जिनके बिना ये कार्य अपूर्ण रहता, क्योंकि मुझे पता चला आज ही कि अगस्त के महीने से 17 दिन 50 कहानियों का चयन और उसकी तैयारी चल रही थी, तो आज अप्रैल और मई के महीने में आप इसे देख पा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे निर्देशक संध्या बहुगुणा जी और विकास श्रीवास्तव जी का। आज के डॉक्टर अमृता जी, संध्या सिन्हा जी और विभा शंकर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। संध्या बहुगुणा जी और विकास श्रीवास्तव जी मंच पर आते हैं। डॉक्टर अमृता जी, संध्या सिन्हा
और विभा चंद्रा जी। बहुत ही खूबसूरत ये फोटोग्राफिक मोमेंट आपके लिए बन रहा है, इसे कैद कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला 3 दिन बाकी है, जिससे जरूर से आपको आना है। कल की कहानियों के बारे में मैं बता दूं, विस्तृत नभ का कोई कोना, ये निवेदिता बुद्धापुरी की कहानी है। इसके साथ मजबूर कहानी आने वाली है। इस कहानी की लेखिका है शालिनी राय और आखिरी कहानी है प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। मेरी आपसे दरख्वास्त है, थोड़ी सी शांति बनाए रखें। मुझे मालूम है कि सब कुछ जल्दी जल्दी अब खत्म होने की कगार पे है। तो तीसरी कहानी जो आप सुनना चाहते हैं, कल देखना चाहते हैं, इसका मंचन होगा प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता और इसकी लेखिका है स्वर्गीय स्वरूप मानी बख्शी जी। तो बिना कोई ज्यादा समय लेते हुए आज इस रंगारंग कार्यक्रम का ये समापन समारोह आप तक पहुंच गया है। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड नाइट, शब्द